हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो बीएड स्टूडेंट्स और क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक शुरू किया था हम लोगों ने आर इन्वायरमेंट, उसका सेकंड लेक्चर है ये मेनली। देखिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिक लेवल तक, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए, हमें पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो फूड के फॉर्म में होता है। एक जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कौन खा लेते हैं? हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस को फिर खा लेते हैं कार्निवोरस। तो ये क्या है? ये फ्लो ऑफ एनर्जी फूड के फॉर्म में है, क्योंकि फूड के रूप में एक दूसरे को खाते हैं। तो ये जो फूड है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल है। द फ्लो ऑफ दिस एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन। यानी जैसे मान लीजिए एक रैबिट को एक सांप ने खा लिया, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ये, क्योंकि रैबिट को तो सांप खा सकता है लेकिन सांप को रैबिट नहीं खा सकता, क्योंकि फूड जो है प्रोड्यूसर्स को तो हार्बीवोरस खा सकते हैं, अब हार्बीवोरस को प्रोड्यूसर्स नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक वो है डियर, डियर को तो शेर खा लेगा, लेकिन डियर जो है वो शेर को थोड़ी ना खा पाएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक डायरेक्शन में चलता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सन से जितनी भी लाइट पड़ी प्लांट ने उसका सारा खाना बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सन से जितनी भी लाइट आती है प्लांट उसका 1% ही खाना बना पाता है। देखिए, ये देखिए, ये सन से एनर्जी आई प्रोड्यूसर्स में। जितनी भी सन की एनर्जी होती है उसकी 1% एनर्जी ये रह पाता है। 1% जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है प्लांट के ऊपर, उसमें से 1% ये एब्जॉर्व करता है, और उसका भी सारा ये नहीं कि सबका खाना बना दे। कुछ प्लांट को अपने लिए भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ उसमें से हीट की फॉर्म में जो होती है रिलीज़ हो जाती है। तो बचता क्या है? देखिए, एनर्जी लॉस्ट एज हीट टू द सराउंडिंग, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में भी चली गई, और फिर जो बचा कुचा होता है उसका ये खाना बनाता है एक्स्ट्रा। इसको खाते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस भी जो सारा खाना खाते हैं वो उसका टोटल का टोटल अपने यूज़ नहीं करते हैं, उसका 10% ही यूज़ करते हैं। देखिए, जितना भी इसने प्लांट ने खाना बनाया उसका 10% कौन सी एनर्जी होगी इसका यूज़ कर पाता है, क्योंकि बाकी जो एनर्जी होती है वो या तो ये चलने में और बाकी मेटाबॉलिक फंक्शंस में खर्च कर देते हैं, और बचा कुचा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। ऐसे ही ये भी यहाँ से कितने में जाएगा? 10% ही एनर्जी ले पाएगा, बाकी इसके शरीर के जो फंक्शन है उसमें एनर्जी यूज़ हो जाएगी और बची कुची हीट में। ये पूरा प्रोसेस चलता है, यानी एक बस सन से आएगी जब एनर्जी तो 1%, बाकी हर जगह एक जगह से दूसरी जगह 10% फॉलो होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। देखिए, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन अबाउट 1%, सिर्फ 1% ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक। अ पार्ट ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी, जो एनर्जी ट्रैप हुई है उसको यूज़ करते हैं प्लांट एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, यानी अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, न्यू टिश्यू बनाते हैं, और बाकी इसमें सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। जो बचता है उसे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए बचाते हैं, फूड बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट हायर लेवल, यानी जो एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी बचती है वही दूसरे उसमें जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द 10% लॉ। अब देखिए, ये पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर्स ऐसा इसलिए है कि जो भी अब आप खुद ही सोचिए, ये एनर्जी कितनी है? 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स हैं। अब इसका 10% कितना बचेगा? 1,000 यूनिट। इसका 10% निकालेंगे तो 100 यूनिट, इसका 10% यानी 10 यूनिट। यानी यहाँ से हमारे पास एनर्जी कितनी थी प्रोड्यूसर्स के पास? 10,000 यूनिट, और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी बची? 10 यूनिट। तो इसका मतलब इन्हें लार्ज अमाउंट में ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। अब ये तो थोड़ा सा ही खाना खाएंगे इनका काम चल जाएगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा खाएंगे, इन्हें बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, यानी प्रोड्यूसर्स अगर इतने ज़्यादा हैं, इतनी लाइन में आ रहे हैं, तो हार्बीवोरस इतनी लाइन में, फिर कार्निवोरस इतनी लाइन में, फिर टॉप कार्निवोरस इतनी लाइन में। आपने देखा होगा कि अगर शेर बहुत कम होते हैं और वो भेड़ वगैरह कहते हैं, भेड़ और ये सब बकरियां वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं जब शेर इनका शिकार करते हैं, या डियर वगैरह जो भी होते हैं झुंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हार्बीवोरस हैं। वो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन शेर बहुत कम होंगे, क्योंकि इसीलिए इनको ये कम कम इसलिए होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो गए, यही ज़्यादा मान लीजिए ये जो लाइन है, कारण ये ज़्यादा हो गए तो इन्हें खाना ही नहीं मिल पाएगा। वैसे ही इन्हें 10% एनर्जी मिलती है इतने में से, इसलिए इन्हें ज़्यादा खाना पड़ता है, तो इनकी भरपाई नहीं हो पाएगी खाने की, ये वैसे ही मर जाएंगे। इसीलिए जो टॉप कार्निवोरस होते हैं वो कम होते हैं। तो इनको अगर हम लोग मिलाएंगे इस लाइन को ऐसे, तो एक पिरामिड सा बन जाएगा, इसे बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ट्रॉपिक लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बनाएंगे तो ये पिरामिड फॉर्म्ड बन जाएगा, विच इज़ कॉल्ड नंबर पिरामिड्स ऑफ नंबर। ये देखिए, सबसे ज़्यादा पेड़ हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये खाएंगे इन्हें कीड़े मकोड़े, फिर इनको फ्रॉग खाएगा तो और कम, फ्रॉग इनसे कीड़े मकोड़े से कम होते हैं,
फिर उससे कम होते हैं सांप, फ्रॉग से कम सांप होते हैं क्योंकि वो फ्रॉग को खाते हैं, क्योंकि एक फ्रॉग को मान लीजिए दो फ्रॉग, एक सांप को दो फ्रॉग खाने पड़ रहे हैं, तो फ्रॉग का होना ज़्यादा है, ज़रूरी है। और अगर सांप ही ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे दो सांप हैं, यहाँ पे एक सांप और होता तो फ्रॉग ही एक, सबको एक ही एक पड़ता है, इनका खाने नहीं पूरा हो पाता। अब एक हॉक है, उसके लिए दो सांप चाहिए खाने के लिए, इसीलिए हॉक सबसे कम है। तो ये एक पिरामिड बन गया, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पिरामिड। अब आ जाइए बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। कुछ नहीं है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इसमें बस इतना है कि जब कई बार ऐसा होता है प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, अब मिट्टी में हम लोग जो फसल अच्छी करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ फर्टिलाइजर्स डाल दिए, डीडीटी वगैरह भी जो होता है मॉस्किटो मच्छर मारने वाली दवाई, वो भी इसमें डालते हैं। ठीक, तो ये सॉइल के साथ साथ अपने अंदर ये भी डीडीटी भी खींच लेते हैं, मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है उसके साथ साथ ये डीडीटी केमिकल्स भी अपने अंदर ले आते हैं। वो केमिकल, अब ये हमने क्या बताया था कि ये होते ज़्यादा हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके चलते हैं हम लोग, 10 हैं, और हमारे पास 100 जो है 100 मिलीग्राम केमिकल है, तो सबको 10 मिलीग्राम मिलेगा, इनके 10 के 10 को 10 मिलीग्राम मिलेगा। लेकिन अब हमें पता है एक कीड़ा दो को खाता है, दो प्लांट को खाता है, तो उसे 20 मिलीग्राम मिलेगा। अब एक फ्रॉग जो है वो दो कीड़ों को खाता है, तो उसे 40 मिलीग्राम। यानी ये क्या है, ये जो है बढ़ता जा रहा है, जो केमिकल है एक शरीर से दूसरे शरीर में बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। द प्रोग्रेसिव इंक्रीज, जो प्रोग्रेस हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, किसमें अकुमुलेशन यानी इकट्ठा हो रहा है ऑफ ए हार्मफुल सब्सटेंस, एक हार्मफुल सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुली हायर ट्रॉपिक लेवल, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे हैं, इसे क्या हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, हाउ वी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हम लोग कैसे अफेक्ट करते हैं। अब आपको पता है ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट, हम लोग कुछ भी कोई काम करते हैं तो हम लोग को वेस्ट जरूर निकलता है। ठीक है, जैसे हम लोग एसी वगैरह घर पे यूज़ करते हैं तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, या वो कहते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह से, फ्रिज वगैरह से CFCl निकलती है, CFCs निकलती है। और भी हम लोग कूड़ा, पेपर फेंकते हैं, पेन फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, लोहा वगैरह ये सब चीज़ें फेंकते हैं, लेड स्टील, ठीक है, ये सब फेंकते हैं। तो ये सब क्या है, कूड़ा ही तो है, तो ये सब वेस्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट, और ह्यूमन ने बनाया है इसीलिए ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट। अब देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिन्हें मैंने बताया था डिकम्पोजर्स, पहले लेक्चर में देखिएगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ वेस्टेज को, जैसे रोटी को या पेपर को, वो तोड़ सकते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, तो वो होंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे मटेरियल्स दैट कैन गेट ब्रोकन डाउन, मतलब टूट जाना, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाय डिकम्पोजर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और जो चीज़ें नहीं टूट सकती, जैसे आप प्लास्टिक की एक जगह रोटी डाल दीजिए, उसी जगह पे प्लास्टिक डाल दीजिए, तो रोटी तो कुछ दिन बाद गल जाएगी, लेकिन प्लास्टिक ज्यों की त्यों रहेगी। तो जो गलते नहीं है, जो टूट नहीं सकते, ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जांपल है मेटल होते हैं, प्लास्टिक है, डीडीटी है, डिटर्जेंट है। देखिए डिटर्जेंट जो होता है, जो सर्फ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, वो ब्रोक डाउन नहीं हो सकता, लेकिन सोप जो होता है वो ब्रोक डाउन हो सकता है। इसलिए कपड़े कोशिश करा करिए आप लोग कि सोप से धोया करिए, हाँ, डिटर्जेंट कम से कम यूज़ करिए। अब आगे देखिए, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज एंड सीवेज। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कई जगह तो आपने देखा होगा कि म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं और गाड़ी लेके कूड़ा ले लेते हैं, सबके घर में अपना अपना डस्टबिन होता है, और म्यूनसिपाल्टी वाली गाड़ी आती है, वो कूड़ा लेके चली जाती है। कई मोहल्लों में बाहर ऐसे डस्टबिन रखा होता है कि आप उसमें कूड़ा डाल दीजिए, फिर वहाँ से म्यूनसिपाल्टी वाले ले जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि जो वेस्ट रिसाइकिल हो सकता है उसका अलग कूड़ेदान होता है और दूसरे का अलग होता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है अलग, और प्लास्टिक, पेपर और आयरन, ये सब क्या होता है, रिसाइकिल हो सकते हैं, मतलब प्लास्टिक दोबारा से बनाई जा सकती है, रिसाइकिल करी जा सकती है, तो उसके लिए कूड़ेदान अलग होगा। और किचन वेस्ट के लिए, जो किचन में हम लोग खाने पीने की चीज़ें जो फेंकते हैं, उसके लिए अलग होगा। ठीक है, जो ये सब किस में काम आता है, ये तो रिसाइकिल हो जाएंगे। और किचन वेस्ट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं लैंडफिल में, कई जगह जो प्लास्टिक वगैरह को भी लैंडफिल में यूज़ कर लेते हैं, या कई बार हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को जला देते हैं सीधे। जैसे हॉस्पिटल का वेस्ट है, तो अगर हम लोग उसका रिसाइकिल करने की बजाय हम लोग उसे जला देते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे तो उसमें हो सकता है केमिकल्स हो या कुछ बीमारी हो जो हम लोग को नुकसान पहुंचा सके, इसीलिए हम लोग उसे जला देते हैं। ठीक है, और बाकी ये फिर स्पेशल ट्रक से ये सब सीवेज जाता है, और जहाँ पे सीवेज प्लांट वगैरह होता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
ठीक है। अब आ जाइए मेन टॉपिक पे। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे वो क्लास 10th वाले हों। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3, ठीक, एंड ओजोन होल। देखिए क्या होता है, हमारे सन, जो हमारा सन है उससे यूवी रेडिएशन निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं। तो क्या होता है, यूवी रेडिएशन अगर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर की उसको O में तोड़ देती हैं, और ये ऑक्सीजन O2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलके O3 बना लेता है। O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन, यानी ऑक्सीजन का 3 बार जुड़ना ओजोन बन जाता है O3। तो O2 तुम्हें पता है पहले से हमेशा अकेला नहीं रह सकता, वो कभी अकेला नहीं रहता, O2 की फॉर्म में रहता है, ये इसको तोड़ देता है सिंगल फॉर्म में। अब ये दो क्या करेंगे, ये किसी और O2 से कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ O3 मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो वो बन जाएगी ओजोन। अब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसका जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन ऑक्सीजन एटम से ओजोन से एटम से मिलके बना लेता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और फिर से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ओजोन लेयर की जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर एक ओजोन लेयर से ऐसे पूरी चारों तरफ है, उसको ये तोड़ के दोबारा से ऑक्सीजन बना देता है। ओजोन लेयर का काम क्या है, इससे हमारा नुकसान क्या है। देखिए ओजोन लेयर, देखिए ये सन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये ओजोन लेयर उसको रोक लेती है, इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है ये इसे पेनिट्रेट नहीं करने देती, इसे रोक लेती है। तो यूवी रेडिएशन जब यहाँ तक आ नहीं पाएगी लोगों तक, तो क्या होगा, लोग कैंसर वगैरह से बचे रहेंगे, स्किन कैंसर वगैरह से। लेकिन जब हम लोग ये क्लोरीन यूज़ करेंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करेंगे, उसकी जो क्लोरीन है ओजोन को तोड़ देगी। जब ओजोन को तोड़ देगी देखिए, तो उसमें क्या होगा, इसमें छेद हो जाएंगे। ये देखिए क्लोरीन गई, इसने छेद कर दिए। अब छेद कर दिए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन, ये हम लोगों तक पहुंच जाएंगी, जो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। अब आगे देखिए, बस लास्ट टॉपिक है, ये आपका ख़त्म ही हो गया। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा छेद है ओजोन लेयर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन होल। जो होल हो जाता है ओजोन लेयर में उसे बोलते हैं ओजोन होल। तो यूनेप ने, यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इसको एक एग्रीमेंट साइन करवाया था कई सारी कंट्रियों के बीच में, कि आप जो है इसे साइन कर दीजिए और ये कह दीजिए कि आप जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करते हों। तो कई सारी कंट्रियों ने एग्रीमेंट साइन कर भी लिया था इस पर। अब देखिए अभी लॉकडाउन पड़ा था कोरोना वायरस में, तो उससे जो है ओजोन होल काफ़ी हद तक भर गया है, मतलब आप कह सकते हैं पूरा भर ही गया है। तो ये हम लोग के लिए लॉकडाउन की एक फ़ायदे वाली बात थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।